फ्रेंड्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने कल ठोस और द्रव के गुण के बारे में बात की थी। आज कुछ और टॉपिक्स रह रहे हैं हमारे, उनको कवर करते हैं। आज हम देखेंगे पास्कल का नियम, उत्प्लावन बल जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, वायुमंडलीय दाब और जल का असामान्य व्यवहार। इन सब के बारे में आज की अपनी क्लास रहेगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप बारी बारी से इनको देखेंगे। तो दोस्तों, यहां से कई बार प्रश्न पूछा होता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, पास्कल नियम क्या कहता है? तो प्यारे साथियों, मान लीजिए ये कोई बर्तन है, इसमें ये कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारे पास क्या भरा हुआ है? द्रव। इसमें अगर कोई वस्तु डालते हैं, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये वस्तु हमने डाल दी। ठीक है, तो क्या होगा? इस वस्तु जहाँ पर ये जो स्थान पे आएगी, यहाँ से जल हट जाएगा और जल इधर उधर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो जल है वो यहाँ पर आने की कोशिश करेगा और दाब लगाएगा। तो पास्कल जी ने क्या कहा कि द्रव में किसी वस्तु पर जो ये बल लगता है द्रव द्वारा, ये सभी दिशाओं में कैसा लगता है? समान लगता है। किसने बताया ये बात? पास्कल ने बताई। ठीक है, अगर इसके अनुप्रयोग की बात करें कि पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण की बात करें, तो प्यारे साथियों, हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक जो लिफ्ट होती है, वो कौन से नियम पर आधारित होती है? पास्कल के नियम पर आधारित होती है। द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी द्रव में, नियम को लिखेंगे कि किसी भी द्रव में, मैंने अभी आपको बताया, किसी भी द्रव में वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब, यहाँ पर सभी दिशाओं में क्या लगेगा? दाब लगेगा। पानी वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, लगाया गया दाब सभी दिशाओं में कैसा होता है? समान होता है। सभी दिशाओं में समान होता है, ये पास्कल का नियम बोलता है। ठीक है, इसके बाद में इसके आधारित उपकरण की बात करें, इस नियम पर आधारित उपकरण, तो प्यारे साथियों, मैंने आपको दो उपकरण बताए थे। एक तो द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। दूसरा मैंने बताया था द्रव चालित लिफ्ट। ठीक है प्यारे साथियों, ये बहुत बार पूछे हुए हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। पूछा जाता है कि द्रव चालित ब्रेक कौन से नियम पर आधारित होते हैं? पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पास्कल का नियम आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा प्यारे साथियों। इसके बाद में हम चलते हैं उत्प्लावन बल पर। उत्प्लावन बल क्या होता है? ठीक है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोला जाता है उत्प्लावन बल को। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद में हम उत्प्लावन बल के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे उत्प्लावन बल। क्या हेडिंग लगाएंगे? उत्प्लावन बल। तो प्यारे साथियों, इस तरह से अपने फिजिक्स वाला जो टॉपिक है, फिजिक्स का, वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले हैं। एक दो क्लास और रहेगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब आप हेडिंग लगाएंगे कौन सा बल? उत्प्लावन बल। ये क्या होता है? तो प्यारे साथियों, मान लीजिए ये हमारे पास कोई पात्र है और इसमें फुल ऊपर तक क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। ऊपर तक क्या भरा हुआ है? द्रव। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें कोई अगर वस्तु डालें, मान लीजिए ये वस्तु डाल दी, पानी से क्या भरा हुआ है? फुल।
तो प्यारे साथियों जैसे ही हम इसमें वस्तु डालेंगे तो यहाँ से ये जल बाहर निकलेगा, यहाँ से जल क्या निकलेगा, बाहर, और ये वस्तु नीचे की ओर भार mg, कोई भी वस्तु डूबती है किसके कारण, अपने भार के कारण डूबती है प्यारे साथियों। ठीक है, ये नीचे की तरफ बल लगाएगा भार, जिसके कारण वस्तु डूबेगी, और इसमें नीचे की तरफ से ऊपर की ओर एक बल लगता है। ये कौन सा बल होता है, उत्प्लावन बल। ये एक फोर्स लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये द्रव में नीचे की तरफ से लगता है वस्तु पर। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बल होता है ये बाहर निकले गए पानी के बराबर होता है। जो पानी का बाहर निकला है उतना ही इसका मान होता है। उसी के साथ इसका मान वस्तु के भार में कमी के बराबर भी होता है। तो यही पास्कल उत्प्लावन बल का नियम है कि किसी भी द्रव में जब कोई वस्तु को डुबोया जाता है तो उसमें एक नीचे की तरफ से बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे कोई गिलास है या कोई पात्र है, उसमें हम कोई वस्तु डुबोते हैं तो हमें कम भारी लगती है, मतलब उसका भार हमें कम लगता है। किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, पहले डायग्राम बना लिया होगा, इसके बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, और मैंने आपको क्या बताया कि जो ये उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल ये किसके बराबर होता है, एक तो बताया था वस्तु के भार में कमी, और एक बाहर निकले द्रव के बराबर, बाहर निकले द्रव के बराबर। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये जो उत्प्लावन बल होता है किस किस के बराबर होता है, वस्तु के भार में कमी के, और जो द्रव बाहर निकलता है उसके बराबर होता है। तो प्यारे साथियों, हमने क्या जाना कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसमें नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगता है। कोई भी वस्तु अपने किसके कारण डूबती है, भार के कारण प्यारे साथियों डूबती है। ठीक है, तो ये हमने उत्प्लावन बल के बारे में जाना। इसके बाद में देखते हैं, इसको मैंने क्या दूसरा नाम बताया था, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें कब वस्तु डूबती है, कब वस्तु तैरती है, जो कि वस्तु के भार के ऊपर क्या करती है, डिपेंड। उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, वो आपको बताते हैं। तो आप नोट लगा के भी ये चीजें लिख सकते हैं। नोट लगाया हमने, तो पहला नोट क्या होगा, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कैसा होगा, कम होगा। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन सामने निकल के आती है। तीसरी आती है इक्विवेलेंस, दोनों बराबर हो जाते हैं। वस्तु का भार बराबर
उत्प्लावन बल। ठीक है प्यारे साथियों, तो 3 कंडीशन हमारे सामने आई कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा, दूसरी कंडीशन वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम, और तीसरा दोनों कैसे हैं, बराबर। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा है तो वस्तु डूबेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कैसा है, कम है, तो आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। और जब दोनों बराबर होंगे तो पूर्ण रूप से डूबकर तैरेगी। ये 3 कंडीशन प्यारे साथियों हमारे सामने आई कि जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है, कम है और बराबर है तो डूबेगी, आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी और पूर्ण रूप से डूबकर तैरेगी। ये 3 कंडीशन हमारे सामने आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्प्लावन बल के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो प्यारे साथियों आपने देखा होगा जो जहाज होता है ये पानी में डूबता नहीं है, क्योंकि जहाज द्वारा हटाए गए द्रव का भार उनके भार से कैसा होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन हम बात करते हैं कील में, तो उसके द्वारा हटाया गया भार उसके भार से कैसा होता है, कम, इसलिए कील डूब जाती है लेकिन जहाज पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि उत्प्लावन बल का अनुप्रयोग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो प्यारे साथियों मैंने आपको अभी बताया क्या कि जहाज पानी पर तैरते हैं, जहाज पानी पर तैरते हैं क्योंकि इसके द्वारा हटाए गए द्रव या जल का भार इसके भार से ज़्यादा होता है, इसके भार से ज़्यादा होता है, इसलिए यह डूबता नहीं है, तैरता रहता है। दूसरी बात करें अगर कील की, तो कील में कैसा होगा, जो द्रव का भार हटाता है वो कम होता है किसकी तुलना में, कील के भार की तुलना में, इसलिए कील डूब जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तीसरा देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो जहाज पानी पर तैरता है, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हटाया गया पानी का भार उसके भार से ज़्यादा होता है, लेकिन कील में कैसा होता है, कम होता है। तीसरी बात करें पानी में बर्फ़ का तैरना, ये भी इसी का एप्लीकेशन है, पानी में बर्फ़ का तैरना, पानी में बर्फ़ का तैरना भी इसी का उदाहरण है। चौथी बात करें जो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। तीसरा हाइड्रोमीटर जो कि द्रव में सापेक्षिक घनत्व को मापता है। दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उत्प्लावन बल पर। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, लैक्टोमीटर व हाइड्रोमीटर। दूसरा कौन सा बताया, हाइड्रोमीटर। इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हमने जाना उत्प्लावन बल के बारे में, क्या उत्प्लावन बल होता है, क्या इसकी कंडीशन होती है, इन सब के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं एटमॉस्फेयर फोर्स, वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं। वायु के द्वारा लगाया गया दाब कौन सा दाब कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यह मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास में भी बता चुका हूँ। तो प्यारे साथियों आप हेडिंग लगाएंगे वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे इसके बारे में।
तो ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, नाम से पता चल रहा है कि वायु के द्वारा लगाया गया दाब, वायु के द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसे एटीएम से दर्शाते हैं, एटमॉस्फेयर। तो एक एटीएम या एक वायुमंडलीय दाब बराबर मैंने आपको क्या बताया, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्यारे साथियों, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, पास्कल। अर्थात इसको 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं। अर्थात अगर हम बात करें 1.01 बार भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। कई बार पूछ लेता है कि एक एटीएम बराबर कितना होता है, तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता आ सकता है, पास्कल आ सकता है, या फिर आपको बार में भी इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये होता है वायुमंडलीय दाब। अब इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग क्या है। तो प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर होता है इसमें खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक भी बढ़ता है, जबकि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कम। अर्थात हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसके अनुप्रयोग के बारे में लिखेंगे। वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एक एटीएम बराबर क्या बताया था, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है प्यारे साथियों, तो अभी मैं आपको क्या बताया कि अनुप्रयोग किसके, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, तो पहला क्या बताया मैंने आपको कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, अभी आपको मैंने बताया, क्योंकि दाब बढ़ता है, तो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ये भी बढ़ता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। लेकिन प्यारे साथियों, जब हम पहाड़ पर बात करते हैं, यानी कि पहाड़ों पर क्या बताया, पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, देरी से पकता है, खाना देरी से पकता है क्योंकि, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि का रीजन, दाब, प्रेशर कैसा होगा, कम, तो क्वथनांक भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है प्यारे साथियों। अर्थात हम देखें कि अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, आया समझ में। तो मैंने आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया, क्या इसके एप्लीकेशन होते हैं उसके बारे में बताया, ये इसके दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताए। तीसरी हम बात करते हैं, और तीसरा जो इसका एप्लीकेशन क्या आता है, बैरोमीटर में पारे का लेवल। जो बैरोमीटर होता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर में जो पारे का लेवल होता है 3 तरह से डिपेंड करता है। कैसे? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, यह आपको मैं पहली क्लास में बता चुका था। तो बैरोमीटर में पारे का लेवल, इसमें 3 कंडीशन बनती हैं कि अचानक गिरता है, ठीक है, या फिर तेजी से ऊपर, या फिर तीसरी कंडीशन धीरे धीरे नीचे।
बैरोमीटर का पाठ्यांक। अगर अचानक गिरता है तो प्यारे साथियों किसकी संभावना होती है? आंधी तूफान की। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से ऊपर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो किसकी संभावना? साफ मौसम, साफ मौसम। और तीसरी कंडीशन, धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो किसकी? वर्षा की, रेन की। ठीक है प्यारे साथियों, ये तीनों इंपॉर्टेंस इतनी हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में ये पूछी जाती है। और इसको भी पूछ लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा, सापेक्ष या आपेक्ष घनत्व के बारे में अपन बात करते हैं, जो कि जल की तुलना में घनत्व होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सापेक्ष या आपेक्ष घनत्व। घनत्व डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। सापेक्ष या आपेक्ष घनत्व, डेंसिटी। ठीक है प्यारे साथियों, डेंसिटी माने आपको क्या बताई थी? द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये किसके सापेक्ष होती है? जल के सापेक्ष होती है, जल के सापेक्ष। ठीक है, क्या होता है सापेक्ष घनत्व? वस्तु का घनत्व है, जो हमारी वस्तु है उसका डेंसिटी कितना है? तो वस्तु का घनत्व अपॉन किसका, किसके सापेक्ष होता है? जल के सापेक्ष, तो जल का घनत्व है। ठीक है प्यारे साथियों, ये सापेक्ष घनत्व का फॉर्मूला होता है। और घनत्व हम बात कर भी चुके हैं, और अभी भी मैंने आपको बताया है कि घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद में आगे देखिएगा, जल का असामान्य व्यवहार। जल का असामान्य व्यवहार, जब हम जल को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो वह सिकुड़ता है, अर्थात उसका आयतन कम होता है। तो आप हेडिंग लगाएंगे जल का असामान्य व्यवहार। तो प्यारे साथियों, जब हम जल को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये सिकुड़ता है, अर्थात इसके आयतन में क्या होती है? कमी होती है। और हमने घनत्व के बारे में बताया कि द्रव्यमान बटा आयतन, अगर ये कम होगा, क्या वॉल्यूम, आयतन कम होता है तो घनत्व बढ़ता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या बताया इसमें देखिएगा कि जब जल को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो यह सिकुड़ता है। अगर ये सिकुड़ेगा तो आयतन कैसा होगा? कम। आयतन कम हो जाता है। और मैंने आपको अभी बताया कि घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। जब आयतन कम होगा तो घनत्व कैसा होगा? ज़्यादा। तो घनत्व अधिक होता है। और अगर हम बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कैसा होता है? मैक्सिमम, अधिक होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज हमने इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में हम कल देखेंगे बर्नौली प्रमेय उनके बारे में। ठीक है प्यारे साथियों, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। और प्यारे साथियों, हमने जो साइंस की बुक तैयार की थी उसकी पीडीएफ्स हमने टेलीग्राम चैनल हमारे ओजे क्लासेज पर आपको अपलोड कर दिया। आप उसको देखें, पढ़ें और हमें उसके रिव्यू के बारे में बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वो समझ आएगी। ठीक है प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।